हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट देखा था। इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट में सोर्स चार्ज ने जो फील्ड तैयार किया हुआ रहता है उसमें अगर हमने टेस्ट चार्ज रखा तो हमारे टेस्ट चार्ज के ऊपर वो जो फील्ड है वो फोर्स एक्सर्ट करता है और हमारा चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड मूव होता है, ऐसा हमने देखा। तो ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि हमें दिखने वाला नहीं है, जब सोर्स चार्ज किसी भी मीडियम में हम रखते हैं तो उस टाइम जो इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द चार्ज सोर्स चार्ज तैयार होता है उसको विजुलाइज करने के लिए एक ऐसा कंसेप्ट दिया है फैराडे, माइकल फैराडे नाम के साइंटिस्ट ने, कि इमेजिनरी कंसेप्ट है वो, कि वो कंसेप्ट ऐसा है कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको रिप्रेजेंट करना है, विजुअलाइज करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है ये लाइंस इमेजिनरी रहेंगी, लेकिन जो फील्ड प्रोड्यूस हुआ है वो ओरिजिनल होगा, यानी कि वहाँ पे फील्ड है, लेकिन वो फील्ड दिखाने के लिए हम जो इमेजिनरी लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का यूज़ कर रहे हैं वो इमेजिनरी होंगे। तो चले समझ लेते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का कंसेप्ट। ये कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है और हर एक को ईजिली समझ में आ सकता है, इतना सिंपल और आसान ये हमारा कंसेप्ट है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स हमें क्लियरली ध्यान में रखने हैं अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का डेफिनेशन हमें पूछा तो। इसमें पहली बार ऐसे है कि जब हम फील्ड में टेस्ट चार्ज रखते हैं तो फील्ड उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करने की वजह से हमारा जो टेस्ट चार्ज है वो फील्ड में एक जगह से दूसरे जगह जाने वाला है अलोंग द कर्व पाथ या अलोंग द स्ट्रेट लाइन पाथ। तो वो जो कर्व लाइन है वो कर्व लाइन को ही, सपोज मैंने यहाँ पे चार्ज अगर ऐसा मूव हुआ, रेड कलर की लाइन जो दिख रही है ये रेड कलर की लाइन को ही बोलूंगा मैं, फील्ड के अंदर रहेंगी वो, उसको बोलूंगा मैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे मैंने ये भी लाइंस निकाले हैं, देखो इसको भी लाइन ऑफ फोर्स हम बोल सकते हैं जो कि स्ट्रेट है। तो ये जो लाइन है ये लाइन को हम बोलेंगे पाथ along with the unit positive charge moves in the field। फील्ड में हमारा जो टेस्ट चार्ज है जिस पाथ के अलोंग मूव होने वाला है उस पाथ को ही इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बोलते हैं। हम ये जो टेस्ट चार्ज है ये फील्ड के अंदर हर एक जगह पे रख सकते हैं, हर एक पॉइंट के पास रख सकते हैं, इसलिए हमें बहुत सारी लाइंस ऑफ फोर्स मिल सकती है। तो फील्ड में बहुत सारी लाइंस ऑफ फोर्स रहेगी और वो आइदर एक तो कर्व रहेगी एक तो स्ट्रेट लाइन रहेगी। तो ये जो कर्व पाथ है इसको अगर हमने किसी पॉइंट के पास टेंजेंट निकाला, दूसरा पॉइंट मैं बोल रहा हूं कि ये हमारी जो लाइन ऑफ फोर्स है इसको हमने पॉइंट P के पास एक टेंजेंट निकाली, तो पॉइंट P के पास हमारी जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है इसकी जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन हमें पता चल जाएंगी। अगर मैंने Q पॉइंट के पास टेंजेंट निकाली तो मुझे यहाँ पे मिलेगा Q पॉइंट के पास डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो इसमें हम ऐसा बोल सकते हैं फिर कि जो टेंजेंट रहती है लाइन ऑफ फोर्स को, वो टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डिनोट करती है एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो 2 पॉइंट में मैंने डेफिनेशन लिखी है यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज नथिंग बट द पाथ अलोंग विच द यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारा जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है जिसको हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं, ये फील्ड के अंदर जिस पाथ के अलोंग मूव होता है उसको बोलते हैं हम लाइंस ऑफ फोर्स। दूसरी बात, टेंजेंट ड्रॉन टू दिस लाइंस ऑफ फोर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। तो हम जो टेंजेंट निकालेंगे वो लाइन ऑफ फोर्स को, किसी भी लाइन ऑफ फोर्स को एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, उस पॉइंट के पास इलेक्ट्रिक फील्ड की कौन सी डायरेक्शन रहेगी वो टेंजेंट की डायरेक्शन हमें दिखाएंगे। तो टेंजेंट जो है उसकी डायरेक्शन मीन्स इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो डेफिनेशन में हम 2 बातें बोल सकते हैं। एक पहली बात, द पाथ अलोंग विच द यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव्स इन द फील्ड, एंड सेकंड थिंग इज टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व पाथ गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ये हो गई हमारी डेफिनेशन। इसके बाद ये लाइंस ऑफ फोर्स की कुछ प्रॉपर्टीज फैराडे ने दी है वो हमने
एक्सेप्ट कर ली है, और वो जो प्रॉपर्टीज है वो कौन सी है वो हम देखते हैं वन बाय वन। सो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स कैसे है, देखो पहली प्रॉपर्टी है दिस लाइन्स ऑफ फोर्स आर ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड एंडिंग ऑन द नेगेटिव चार्ज। कभी भी लाइन्स ऑफ फोर्स, समझो किसी भी बॉडी के पास एक पॉजिटिव चार्ज है तो लाइन्स ऑफ फोर्स की डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में दिखेगी। दैट मीन सपोज ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसी जाती हुई हमें दिखाई देगी। यहाँ पे मैंने पॉजिटिव चार्ज के लिए लाइन्स ऑफ फोर्स जो है वो दिखाई है, देखो। तो लाइन्स ऑफ फोर्स आर ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज से एरो जो है वो बाहर निकलता हुआ आपको दिखाई देगा। तो ये है हमारी पहली प्रॉपर्टी, लाइन्स ऑफ फोर्स आर ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंडिंग ऑन द नेगेटिव चार्ज। इसका हम कंपैरिजन कर सकते हैं, एनालॉजी दिखा सकते हैं हमारे जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स है उससे, क्योंकि मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स की भी ऐसे ही प्रॉपर्टी है। उसमें सिर्फ फर्क इतना है कि हमारे जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स है वो हमेशा नॉर्थ पोल से स्टार्ट होते हैं और साउथ पोल पे उनका एंड होता है। उसी तरह से यहाँ पे हमारी जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगी और निगेटिव चार्ज पे उनका एंड होगा। तो यहाँ पे मैंने जो निगेटिव चार्ज दिखाया है वहां पे आपको लाइन्स ऑफ फोर्स आती हुई दिखाई देंगी टुवर्ड्स द निगेटिव चार्ज, क्योंकि लाइन्स ऑफ फोर्स आर एंडिंग ऑन द निगेटिव चार्ज रहती है, इसलिए ये हो गई हमारी पहली प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी में हम ऐसा बोल सकते हैं अभी कि ये जो लाइन्स ऑफ फोर्स है ये कभी भी ब्रेक होने वाली नहीं रहती, दैट आर द कंटिन्यूअस कर्व्स। यहाँ पे मैंने ये लाइन्स ऑफ फोर्स दिखाई है, देखो ये जो लाइन ऑफ फोर्स है ये ऐसी कंटिन्यू है फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे ऐसा ब्रेक हमें दिखाई नहीं दे रहा है। सो दे आर कंटिन्यूअस कर्व्स व्हेन दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंडिंग ऑन द नेगेटिव चार्ज, दे आर कंटिन्यूअस कर्व्स, ऐसा हम बोल सकते हैं। सो कंटिन्यूअस कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक, ऐसे प्रकार की रहती है हमारी लाइन्स ऑफ फोर्स। तो ये हो गई मेरी सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी, जो हमारी लाइन्स ऑफ फोर्स है ये एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। इसका मीनिंग ऐसा है कि सपोज ये लाइन्स ऑफ फोर्स यहाँ पे मैंने निकाली और एक दूसरी लाइन्स ऑफ फोर्स ये निकाली, तो सपोज ये पॉइंट के पास, ये पॉइंट P है मेरा, तो ये लाइन ऑफ फोर्स को जब मैं पॉइंट P के पास टेंजेंट निकालूंगा तो ये डायरेक्शन E की रहेगी, क्योंकि कौन सी भी लाइन्स ऑफ फोर्स को हम जो टेंजेंट निकालते हैं दैट शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। वैसे ही ये जो कर्व है इसको मैंने अगर टेंजेंट निकाली तो यहाँ पे ऐसी टेंजेंट आएगी। तो पॉइंट P के पास मुझे दो डायरेक्शन दिख रही है जो कि पॉसिबल नहीं है। हमने अभी इसके पहले देखा कि कौन से भी पॉइंट के पास इलेक्ट्रिक फील्ड को ओनली वन डायरेक्शन रहती है। तो अगर हमने ऐसा मान लिया कि सपोज ये दो लाइन्स ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट कर रही है तो हमें एट द सेम पॉइंट दो डायरेक्शन मिलेगी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसकी वजह यह है कि हमारी लाइन्स ऑफ फोर्स एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। तो ये यहाँ से प्रूव हो जाता है जो हमने अभी देखा। ये लाइन ऑफ फोर्स जो है कंडक्टर के ऊपर हमेशा नॉर्मल डायरेक्शन में अराई होगी या लीव होगी। तो सपोज ये मेरा कंडक्टर है तो कंडक्टर से लाइन्स ऑफ फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही बाहर जाती हुई आपको दिखाई देंगी, या उसके ऊपर अगर निगेटिव चार्ज है तो वो वहां पे टर्मिनेट हो रही है, आ रही है, तो उस टाइम को वो हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएंगी निगेटिव चार्ज के पास, अगर आपका कंडक्टर नेगेटिवली चार्ज है। तो हमें ऐसा यहाँ से पता चल जाता है कि हमारी लाइन्स ऑफ फोर्स ऑलवेज लिविंग और टर्मिनेटिंग ऑन द कंडक्टर नॉर्मली, हमेशा वो नॉर्मली या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में किसी भी कंडक्टर के ऊपर जो प्रकार का चार्ज है वहां पे अराई हो सकती है या वहां से लीव हो सकती है, टर्मिनेट हो सकती है। तो ये है हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी। ये जो हमारी लाइन्स ऑफ फोर्स है ये हमेशा इंसुलेटर में से पास होगी लेकिन कंडक्टर में से पास नहीं होती। तो सपोज ये मेरे पास कंडक्टिंग स्फीयर है, तो ये कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर लाइन्स ऑफ फोर्स जाती नहीं है, इसलिए कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 रहती है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू 0 रहती है हमेशा, क्योंकि these lines of force cannot be passing through the conductor but they are passing through insulator।
ये जो लाइन्स ऑफ फोर्स है वो इंसुलेटर में से पास होती है, लेकिन कंडक्टर में से पास नहीं होती, क्योंकि कंडक्टर के अंदर हमेशा हमें यहाँ पे लाइन्स ऑफ फोर्स जो है वो हमेशा अराइव होती, या वहाँ पे हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते इसके अंदर, क्योंकि वहाँ का फील्ड जो है वो जीरो रहता है। ये हो गई इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमारी। उसके बाद लाइन्स ऑफ फोर्स जहाँ पे क्राउडेड रहती है वहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू ज़्यादा रहती है, और जहाँ पे वो वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर रहती है वहाँ पे हमारी जी ई की वैल्यू है वो स्मॉल रहती है। तो यहाँ पे सपोज ये मेरा चार्ज है, यहाँ पे लाइन्स ऑफ फोर्स जो है वो क्राउडेड है ये रीजन में, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा रहेगा, लेकिन ये जो स्पेस है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो स्मॉल रहेंगी, क्योंकि यहाँ पे लाइंस एक दूसरे से दूर दूर है। तो ये हमें बताती है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी के पॉइंट के पास अगर ज़्यादा है ऐसा हम बोलते हैं तो वहाँ पे लाइन्स ऑफ फोर्स क्राउडेड होनी चाहिए, और अगर वो वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता है या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वीक होती है। मगर अगर हमारा फील्ड सभी जगह पे यूनिफॉर्म है, अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो फील्ड दिखाने के लिए हमें ऐसे पैरेलल लाइंस दिखानी पड़ेंगी, जो हमने यहाँ पे दिखाई है। देखो तो यहाँ पे सभी की जो डायरेक्शन है वो एक जैसी है, यानी कि ई की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, और वो लाइंस जो है इक्वी स्पेस और पैरेलल होनी चाहिए। तो ये दो प्लेट्स के अंदर जो फील्ड तैयार हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इस फील्ड को बोलते हैं हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि यहाँ पे कौन से भी पॉइंट के पास अगर हमने टेस्ट चार्ज रखा तो उसके ऊपर सेम फोर्स एक्सर्ट होने वाला है। इसका मतलब ऐसा हो गया कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू जो है वो यहाँ पे हर जगह पे सेम रहेगी, यूनिफॉर्म रहने वाली है। तो ये हो गई हमारी पर्टिकुलरली इंटेंसिटी की वैल्यू। जहाँ पे लाइन्स ऑफ फोर्स क्राउडेड होती है वहाँ पे वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू ज़्यादा रहती है, और जहाँ पे वाइडली सेपरेटेड रहती है वहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू कम होती है। उसके बाद दिस इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स हैविंग अ टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट अलोंग द लेंथ वाइज। हमारी जो लाइन्स ऑफ फोर्स है वो लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट होती है। कॉन्ट्रैक्ट होती है तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि कौन से भी दो चार्जेस जो रहते हैं अनलाइक चार्जेस, इसमें अट्रैक्शन होता है ऐसा हम बोलते हैं। अगर दो चार्जेस में अट्रैक्शन होता है तो इसका कारण एक है कि हमारी जो लाइन्स ऑफ फोर्स है वो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट होती है अलोंग देयर लेंथ। और दूसरा एक प्रॉपर्टी इसका ऐसा है कि हमारी जो लाइन्स ऑफ फोर्स है दे आर एक्सर्टिंग द लैटरल प्रेशर ऑन ईच अदर, जिसकी वजह से हम रिपल्शन बिटवीन द टू सिमिलर चार्जेस एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हमें अगर किसी ने पूछा कि दो सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल क्यों करते हैं, तो इसका जो कारण है, इसका जो कॉज है वो है बिकॉज दिस लाइन्स ऑफ फोर्स आर एक्सर्टिंग द लैटरल प्रेशर ऑन ईच अदर। तो इसकी वजह से हमें दो सिमिलर चार्जेस में या लाइक चार्जेस में हमेशा रिपल्शन दिखता है, और ये लाइन्स ऑफ फोर्स कॉन्ट्रैक्ट होती है अलोंग देयर लेंथ। इस प्रॉपर्टी की वजह से अट्रैक्शन बिटवीन द टू डिसिमिलर चार्जेस हमें एक्सप्लेन करना आता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ लाइन्स ऑफ फोर्स दिखाई है अलग अलग बॉडीज के जो रहते हैं। यहाँ पे हमने एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज लिया है जो एग्जिस्ट होता है, जैसे कि हमारा नॉर्थ पोल या साउथ पोल सेपरेटली या आइसोलेटेड फॉर्म नहीं होता है, एग्जिस्ट नहीं होता है, लेकिन हमारा पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट होता है। इसकी वजह से इसके लाइन्स ऑफ फोर्स हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो ये लाइन्स ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हो रही है, उसका एंड होगा इन्फिनिटी के पास। सो लाइन्स ऑफ फोर्स आर कंटिन्यूअसली गोइंग टू द इन्फिनिटी ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे हमारा जो नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे लाइन्स ऑफ फोर्स अराइव हो रही है, वो आएंगे हमारी इन्फिनिटी से। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज, दिस इज ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे लिया है हमने इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल ये कंसेप्ट हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं। इसमें दो डिसिमिलर चार्जेस दे आर टू बी सेपरेटेड बाय सम पर्टिकुलर डिस्टेंस, ऐसा बोलते हैं। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम फाइनाइट डिस्टेंस, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल के जो लाइन्स ऑफ फोर्स है वो हमने यहाँ पे दिखाए हैं।
पॉजिटिव चार्ज से लाइन्स ऑफ फोर्स हमें ये निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं और निगेटिव चार्ज के पास उनका एंड हो रहा है। सो दीज आर द लाइन्स ऑफ फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डायपोल। ये हमने दो पैरेलल चार्ज प्लेट्स लिए हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिया है, दूसरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज दिया है। तो दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार होगा वो यूनिफॉर्म रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड रहती है वो हमेशा यहाँ पे यूनिफॉर्म है। दैट मीन्स वैल्यू सभी जगह पे सेम है इंटेंसिटी की। यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से एरोज हमने निगेटिव चार्ज की तरफ दिखाए हैं। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू द टू पैरेलल चार्ज प्लेट्स। तो ये हो गया हमारा कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसमें डेफिनेशन और उसके प्रॉपर्टीज 3 मार्क्स के लिए आपको पूछ सकते हैं, तो आप वो अच्छी तरह से प्रिपेयर करो। और यहाँ पे हमारे डिफरेंट ऐसे क्वेश्चंस नीट या जेई में आते हैं। वी हैव जस्ट कंप्लीटेड द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एंड properties of electric lines of force. So the next topic which will be depending on this electric lines of force is electric flux. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मीनिंग जो है वो अच्छी तरह से समझ लेते हैं, क्योंकि इसके ऊपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादा करके क्वेश्चन आते हैं। तो गॉस थ्योरम जो है हमारा या गॉस लॉ जो है वो भी समझने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने ये जो फिगर निकाली है, इसमें ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने दिखाया है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाने के लिए हमें ये जो लाइंस है जिसको हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बोलते हैं वो इक्वी स्पेस और एक ही डायरेक्शन में दिखानी पड़ती है। तो ये है मेरा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फील्ड में मैंने एक स्मॉल एरिया लिया है जिसका नाम दिया है मैंने ds। सो ds इज द स्मॉल एरिया एलिमेंट, ऐसा बोलते हैं उसको। तो ये जो मेरा एरिया है इलेक्ट्रिक फील्ड को वो है परपेंडिकुलर, या मैं दूसरी भाषा में ऐसा बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो ये जो एरिया है ds इसको परपेंडिकुलर है। ये जो मेरा एरिया ds है इसको मैंने एक परपेंडिकुलर निकाली है जिसको मैंने ds वेक्टर से दिखाया है। ये है मेरा ds। ये जो ds है वो फील्ड को परपेंडिकुलर है, लेकिन ये जो हमारा एरिया वेक्टर ds है उसकी डायरेक्शन हमेशा, ये मेरा एरिया ds है, अगर इसका मुझे एरिया वेक्टर निकालना है तो वो ऐसा निकालना पड़ता है हमेशा। तो ये जो नॉर्मल मैंने ड्रॉ की है ये एरिया ds को, सो नॉर्मल ड्रॉन टू एरिया ds ये आउटवर्ड डायरेक्शन में दिखाया है मैंने। तो ये होता है डायरेक्शन ऑफ ds वेक्टर या एरिया वेक्टर ds उसको बोलते हैं। ये हमेशा ऐसा ही रहेगा, इसकी डायरेक्शन हमेशा ये जो हमारा एरिया है इसको परपेंडिकुलर ही रहेगी जो मैंने यहाँ पे दिखाई है। तो यहाँ पे दो मीनिंग हो गए हमारे, एरिया ds को ही परपेंडिकुलर है, लेकिन ये जो हमारा ds वेक्टर है एरिया वेक्टर ds जो है वो और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है। तो इस वक्त हमारे ये एरिया ds में से कितने लाइन्स ऑफ फोर्स जा रहे हैं उसका नंबर हमें काउंट करना पड़ेगा। तो इसमें से जितने लाइन्स ऑफ फोर्स पास होंगे, क्योंकि ये एरिया मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में निकाला है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम जो स्मॉल एरिया निकालते हैं इसमें से कितने लाइन्स ऑफ फोर्स पास होते हैं, ये जो टोटल नंबर रहता है इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम ऐसा डिफाइन कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स विच आर पासिंग थ्रू द गिवन एरिया। ये हमारा गिवन एरिया है, इसमें से कितने लाइन्स ऑफ फोर्स टोटल पास हो रही है वो जो नंबर रहता है इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स विच आर पासिंग नॉर्मली, वो नॉर्मली पास होने चाहिए, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पास होनी चाहिए, लाइन्स ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पास होनी चाहिए थ्रू द गिवन एरिया, इसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वो एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड में रहना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने जो गिवन एरिया लिया है इसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास होती है उसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ऐसी सिचुएशन में, ये मेरी पहली सिचुएशन है जिसमें मैं
टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स जो है वो फाई से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से स्मॉल नंबर में पास हो रहे हैं, इसलिए मैंने डी फाई से वो डिनोट किया है। तो इसको मैं ऐसा लिखूंगा ई इंटू डी एस। ये दोनों का प्रोडक्ट हमें लेना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इंटू स्मॉल एरिया डी एस। ये जो है इसको बोलते हैं हम टोटल नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स विच आर पासिंग थ्रू द गिवन एरिया, जिसको हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स नाम दिया है। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स विच आर पासिंग थ्रू द गिवन एरिया व्हेन अ गिवन एरिया इज परपेंडिकुलर, ये एरिया परपेंडिकुलर है ई के डायरेक्शन को, उस टाइम को डी फाई हम ऐसा निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे निकालते हैं। अब इसमें से ये जो मेरी सिचुएशन है वो थोड़ी अलग है। यहाँ पे हमारा जो एरिया ds है वो ई की डायरेक्शन को, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को परपेंडिकुलर था, लेकिन यहाँ पे मेरा जो एरिया ds है वो ई की डायरेक्शन को अब परपेंडिकुलर नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो ds वेक्टर है इसकी डायरेक्शन फिक्स है, वो हमेशा नॉर्मल ड्रॉन एक्टिंग इन द आउटवर्ड डायरेक्शन है, वो ये यहाँ पे मैंने दिखाई है वो परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में है। तो ये मेरी ds की डायरेक्शन हो गई और ये मेरा ई का डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो ये जो मेरा ds वेक्टर है और ये जो मेरा ई वेक्टर है, ये दोनों में जो एंगल है वो मैंने थीटा दिखाया है। तो ये जो मेरा ई है इसको अगर मैंने दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया तो ये एक कंपोनेंट हो गया और ये दूसरा कंपोनेंट रहेगा ऐसा परपेंडिकुलर, जिसको हम ई साइन थीटा बोलेंगे। थीटा को ये बाजू में जो कंपोनेंट है, क्योंकि ये एंगल हमारा थीटा है तो ये ई कॉस थीटा है। तो जब हमारा एरिया परपेंडिकुलर नहीं रहेगा डायरेक्शन ऑफ ई को, उस टाइम को हमें जब टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स निकालने पड़ते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सो टोटल फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ ई। नॉर्मल कंपोनेंट हमने फिगर में ई कॉस थीटा दिखाया है, ये मेरा नॉर्मल कंपोनेंट है क्योंकि ds के अलोंग ई कॉस थीटा रहेगा, तो ई कॉस थीटा और मेरा जो सरफेस एरिया ये है ds। ये जो मेरा नॉर्मल कंपोनेंट है सरफेस एरिया ds को, वो मैंने डिनोट किया है ई कॉस थीटा से, क्योंकि ई के दो कंपोनेंट्स लिए ई कॉस थीटा ई साइन थीटा। तो ई कॉस थीटा ये जो है ये नॉर्मल कंपोनेंट टू द ई हो गया, तो ये मैंने लिया ई कॉस थीटा और ये है मेरा सरफेस एरिया ds। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं ई ds कॉस ऑफ थीटा अकॉर्डिंग टू द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इसको मैं वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds ऐसा लिख सकता हूं। तो ये हो गया मेरा ई डॉट ds, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स, ई वेक्टर और ds वेक्टर। ds वेक्टर को बोलते हैं हम एरिया वेक्टर। ये मेरा एरिया वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन हमेशा एरिया ds को परपेंडिकुलर और आउटवर्ड रहेगा, नॉर्मल और आउटवर्ड रहेगा। यहाँ पे मैंने रेड कलर से ds का डायरेक्शन दिखाया है। तो ये ds और ई में जो एंगल यहाँ पे तैयार हुआ है वो थीटा है, इसलिए हमें उस टाइम को इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ ई एंड सरफेस एरिया इनका प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। तो हमने वो लिया ई कॉस थीटा, ये नॉर्मल कंपोनेंट हो गया, ds मेरा सरफेस एरिया हो गया, ये हो गया ई ds कॉस ऑफ थीटा, और इसका आंसर आता है ई डॉट ds। तो ये सपोज मेरा इक्वेशन नंबर 1 है। तो ई और ds वेक्टर जो है हमारा, ये ई और ds वेक्टर, यहाँ पे ई और ds वेक्टर, यहाँ पे दोनों में जो एंगल है वो 0 है। ई और ds में यहाँ पे जो एंगल है थीटा, इसकी वैल्यू है 0, तो कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इस वजह से हमें जो डी फाई आएगा हमारा वो आएगा ई इंटू ds ओनली, क्योंकि कॉस ऑफ 0 की कीमत 1 हो जाएगी, कॉस ऑफ 0 की कीमत 1 हो जाएगी, तब मुझे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेंगे वो आएंगे ई इंटू ds। अगर मेरा एरिया ds ये ई की डायरेक्शन को पैरेलल है तो मुझे ऐसा निकालना पड़ेगा। सपोज ये मेरी ई की डायरेक्शन है, इसको अगर एरिया मेरा, ये तो हो गई ds की डायरेक्शन, ये हो गई ई की डायरेक्शन, तो ये जो एरिया ds है वो ई की डायरेक्शन को पैरेलल है। या दूसरी भाषा में बोल सकते हैं अभी वेक्टर ई और वेक्टर ds इनमें है 90 एंगल।
सो जब एरिया ds ई को पैरेलल रहेगा, या दूसरी लैंग्वेज में ई वेक्टर और ds वेक्टर इनमें 90 एंगल रहेगा, तब मुझे d फाई की वैल्यू फ्रॉम दिस इक्वेशन क्या मिलेंगी, ये cos ऑफ 90 हो जाएगा, cos ऑफ 90 की वैल्यू 0 रहती है, तो ये पूरा 0 हो गया। उस टाइम को मेरा जो d फाई है इसकी वैल्यू मुझे मिलेगी 0। सो व्हेन वेक्टर ds एंड वेक्टर e दे आर परपेंडिकुलर, दैट टाइम जो फ्लक्स है वो पास नहीं होंगे, या दूसरी लैंग्वेज में जब एरिया ds और e एक दूसरे को पैरेलल रहेंगे तब भी हमारे जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू रहती है 0। ये फिगर में हमने क्या दिखाया है कि ds वेक्टर और e दोनों पैरेलल है, या दूसरी लैंग्वेज में एरिया ds को फील्ड जो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वो है परपेंडिकुलर, तो उस टाइम को मैक्सिमम फ्लक्स हमें पास होती हुई दिखाई दे रही है। और जब 90 एंगल है हमारे ds वेक्टर और e वेक्टर में, उस टाइम को हमें फ्लक्स पास होती हुई नजर नहीं आ रही है। तो ये हो गया मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बारे में। ये मेरा स्केलर प्रोडक्ट है दो वेक्टर का, ये एक ई वेक्टर है और ये एक एरिया वेक्टर ds है। इसकी वजह से मुझे लेफ्ट हैंड साइड में इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल रहे हैं। तो इधर जो क्वांटिटी रहेगी डेल्टा फाई, इसको हम स्केलर क्वांटिटी बोल सकते हैं, इसलिए डी फाई दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि दो वेक्टर का जब हम स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं तो जो क्वांटिटी मिलती है ये हमें हमेशा मिलती है यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो स्केलर क्वांटिटी है, उसका ऐसा यूनिट हम निकाल सकते हैं ये फार्मूले से हम यूनिट निकाल सकते हैं। ई का यूनिट है न्यूटन पर कूलम, और ये ds है, इसका यूनिट रहेगा मीटर स्क्वायर, और cos ऑफ थीटा जो है वो दो लेंथ का रेशो है, इसलिए यहाँ पे cos थीटा का कोई भी यूनिट नहीं रहेगा, इसलिए इसका यूनिट तैयार हो गया ऐसा यूनिट न्यूटन पर कूलम, और ये हो गया मीटर स्क्वायर, ये हो गया मेरा यूनिट। और एक यूनिट हमें मिलने वाला है बाद में, इसके बाद में हम एक रिलेशन निकालने वाले हैं उसमें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसका यूनिट मुझे मिलने वाला है वोल्ट पर मीटर, और ये है मेरा मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर और 1 मीटर कैंसिल हो गया, ये मिला मुझे वोल्ट इंटू मीटर। तो वोल्ट मीटर ये भी यूनिट है, और न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम ये भी यूनिट है हमारा ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के डायमेंशंस में निकाल सकता हूं। अभी हमारे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है डी फाई, इसका फार्मूला है ई ds cos ऑफ थीटा, ये मेरा फार्मूला है। इससे मुझे क्या मिलेगा, देखो इंटेंसिटी के डायमेंशंस हमने निकाले हैं, लेकिन फिर भी उसका फार्मूला F अपॉन Q है या Q0 है, ये है मेरा ds cos थीटा, ये डायमेंशन लेस है, इसके लिए इसके यूनिट नहीं आएंगे। तो F के डायमेंशंस मुझे मालूम है m⁻1 l⁻1 t⁻−2 11-2, ये हमारा चार्ज है जो है ये इंटू टी, करंट इंटू टाइम, और ये ds है, ds दैट मीन्स l स्क्वायर आएगा। तो ये फोर्स के डायमेंशंस है, ये ds के डायमेंशंस है, और ये Q0 के डायमेंशंस है। तो इससे मुझे क्या मिलता है, देखो m⁻1, ये l की पावर ये 1 और ये 2 3 हो गई, l⁻3, ये t⁻−2 है, इसको 1 पावर है, इसको भी 1 पावर है, ये माइनस हो जाएंगे तो t⁻3 हो जाएगा, और ये (-1) आएगा। तो ये हो गए मेरे डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आपको ऐसा यूनिट या डायमेंशंस निकालने को बोलेंगे तो उसके जो डायमेंशंस है वो हम फार्मूले से निकाल सकते हैं। उसके बाद मैंने अभी आपको बताया कि जब ds वेक्टर और e वेक्टर दोनों में जब 0 एंगल रहेगा तब मैक्सिमम फ्लक्स पास होते हैं, ऐसा आपको बताया मैंने, क्योंकि उस टाइम को हमारा जो एरिया ds है वो कंप्लीटली परपेंडिकुलर रहता है हमारी e की डायरेक्शन को, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को। और जब ये हमारा ds वेक्टर और e वेक्टर दोनों में 90 एंगल रहेगा, ये मैंने बताया आपको, उस टाइम को मिनिमम फ्लक्स पास होंगे। सो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 दैट मीन्स एंगल बिटवीन द e वेक्टर एंड ds वेक्टर अगर 0 है तो मैक्सिमम फ्लक्स पास होंगे। अगर ये एंगल दोनों में 90 है दैट मीन्स ds वेक्टर और e वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर है, तो मिनिमम फ्लक्स पास होंगे। मिनिमम दैट मीन्स 0 फ्लक्स पास होंगे, क्योंकि उस टाइम को हमें जो फ्लक्स मिलने वाले हैं उसकी वैल्यू
जीरो आती है, वो हमने निकाल के दिखाया आपको, ठीक है। उसके बाद हमारा ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसके बारे में हमने अभी ऐसा देखा यहाँ पे कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स विच आर पासिंग नॉर्मली थ्रू द गिवन एरिया। हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में जो गिवन एरिया है इसमें से जो टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पास होते हैं उसको हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताया, या इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसको बोलते हैं। इसके बाद हम एक न्यू क्वांटिटी देखने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। तो हमारी ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है इसके बारे में हमें अभी देखना है। तो हमने ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो गिवन एरिया में पास होने वाले टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स रहती है, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का मीनिंग ऐसा रहता है कि टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू यूनिट एरिया। यूनिट एरिया में से पास होने वाली हमें जो टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स मिलेंगी इसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। इसमें सिर्फ ये भी आपको जो यूनिट एरिया है वो फील्ड में लेना पड़ेगा। फील्ड में अगर आपने यूनिट एरिया लिया तो उस यूनिट एरिया में से जितने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास होंगे उसका जो टोटल नंबर रहेगा उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। इसी को दूसरा नाम है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी तो हमने इसके पहले ऑलरेडी डिफाइन किया है, फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, या स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, या इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ वेक्टर। ये तीन बातें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के बारे में इसके पहले मैंने आपको बताया है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी उसको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बोलते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहते हैं उसको भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बोलते हैं, या फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज इसको भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बोलते हैं। अगर ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है इसका एसआई यूनिट और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का यूनिट सेम रहेगा। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का यूनिट हमने न्यूटन पर कूलम ऐसा निकाला है, या वोल्ट पर मीटर, ये दो यूनिट हमारे हैं। तो जो हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है उसका यूनिट भी ये आएगा। अब मुझे ऐसा मालूम है हमारी जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, फिर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल टू, ऊपर लिखता हूं मैं टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू डीएस, या पासिंग थ्रू द गिवन एरिया डीएस, और इसको डिवाइड करता हूं मैं एरिया डीएस से, या सरफेस एरिया डीएस बोल सकते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डेफिनेशन हमने क्या देखी कि यूनिट एरिया में से जितने पास होंगे उतने लाइंस ऑफ फोर्स। तो फिर ये है हमारे डीएस में से पास होने वाले, और उसको हमने डीएस से अगर डिवाइड कर दिया तो ये दोनों का मीनिंग क्या हो गया अभी, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स विच आर पासिंग थ्रू द, अब गिवन एरिया के बजाय लिखना पड़ेगा यूनिट एरिया, क्योंकि ये एरिया डीएस और ये एरिया डीएस दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। तो फिर मैं ऐसा लिख सकता हूं, अभी ऊपर जो मेरा टोटल नंबर है इसको मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलता हूं, मुझे मालूम है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, और नीचे है मेरा एरिया। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का और एक डेफिनेशन तैयार हो गया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द गिवन एरिया डीएस डिवाइडेड बाय एरिया डीएस। इसको भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बोलेंगे या इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी बोलेंगे। और दूसरा इसका जो मीनिंग है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, इसको भी हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बोलेंगे। तो ये हो गई मेरी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की और एक डेफिनेशन। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के बारे में मैंने पहले तीन बातें बताई, उसके बाद ये चौथी बात, टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स विच आर पासिंग थ्रू द यूनिट एरिया, या नॉर्मल डायरेक्शन में पास होने वाली टोटल लाइंस ऑफ फोर्स थ्रू द यूनिट एरिया व्हेन दैट यूनिट एरिया इज टू बी टेकन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के बारे में ये चौथा पॉइंट हो गया हमारा।
और इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, ये मेरा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के बारे में 5वां पॉइंट हो गया। या मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द यूनिट, पासिंग थ्रू द गिवन एरिया अपॉन एरिया ds। तो इसका ही यूज करके मैंने ये लिखा है फार्मूला। तो ये है मेरा डेल्टा फाई यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकाले हमने, सरफेस एरिया जो हमने गिवन लिया है ds और नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ ई, नॉर्मल कंपोनेंट ये ऑफ ई दैट मीन्स इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इंटू एरिया, ऐसा हो जाएगा। देखो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इंटू एरिया, इसको बोलूंगा मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वही फार्मूला हमने यहाँ पे तैयार किया है। अगर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी लिया तो ये फिगर चलेगी आपको। तो यहाँ पे अगर मैंने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के बजाय नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी लिया तो ये फिगर के लिए ये फार्मूला आपको मिलेगा। पहला फार्मूला हमने ई ds ऐसा लिया था, डेल्टा फाई इज इक्वल टू ई ds ऐसा लिया था। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इंटू ds एरिया या सरफेस एरिया। तो अगर जब यहाँ पे ये फार्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इंटू एरिया, अगर आपका एरिया ds ई को परपेंडिकुलर नहीं है तो उस टाइम को आपको ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा। उस टाइम को हम ई के बजाय नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ ई लेना पड़ेगा इनटू सरफेस एरिया, ऐसा। तो ये मैंने आपको बताया ही है। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी के बारे में। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये दोनों कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, ऐसा मुझे लगता है। आज रुकते हैं, थैंक यू।